अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6.2 करवाएंगे बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे, इसमें आपको परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चंस मिलेंगे, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, ज़कात, ये सब जो आम रूटीन में होती हैं चीज़ें, उसके हवाले से आपको ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है बेटा, उसमें लिखा हुआ है एनुअल सेविंग, सालाना बचत ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की इज़ 2400, 2400 रुपये है। हिज वाइफ हैज़ ऑर्नामेंट्स वॉट, यानी कि उसकी बीवी की जो कुल पैसे हैं या कुल जो उनकी उसके पास रकम है या दौलत है, वो है 2050 रुपीज़, यानी कि 2050 रुपये। वॉट अमाउंट, क्या अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात का, इज़ ड्यू टू हिम, उसके ऊपर लागू होता है या उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ज़कात जो होती है बेटा, वो साल में एक बार दी जाती है, और आपके जो है वो इनकम का, ये जो भी आपकी बचत है उसका 40वां हिस्सा दी जाती है। 40वां हिस्सा मीन्स होती है 2.5%। तो बेटा ये अमाउंट ऑफ ज़कात है। इसको अक्सर हम यूँ भी लिखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 1 5/2। सही है, 5/2 मल्टीप्लाई बाय, जी मल्टीप्लाई बाय, नीचे आएगा ना 100, तो ये अपाउंड 100 होती है ना, तो इसके ऊपर हम यहाँ लिख देते हैं 100, तो यहाँ पर इसके साथ अपाउंड 100 आ जाती है, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज का 100 आ जाता है। तो बच्चों ये फार्मूला है ज़कात का। लेकिन अगर आपसे कुछ रेट ऑफ ज़कात पूछते हैं या रेट ऑफ आती है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स आती है, तो आप ये लिख सकते हो 2.5 रेशो, या ये कह सकते हैं 2.5 रेशो। बच्चों दोनों सूरतों में आंसर सही है, ठीक है। और ये इसकी जो है वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, ठीक है। 2.5 भी राइट है और ये भी राइट है। आप दोनों में से कोई से भी ऑप्शन पे राइट लगा सकते हो। अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो इस पर, अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो इस पर आप राइट लगा सकते हो। तो ये MCQs के हवाले से हो गया, और आपको याद रहना चाहिए 2.5% जो है वो ज़कात की क्या है, रेट है। ओके, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अहम पॉइंट लेते हैं कि इसमें अहम पॉइंट क्या है। सबसे पहले सेविंग, डेटा बनाने का तरीका देख लो बेटा। सवाल में से सब कुछ मिल जाता है, मत परेशान नहीं करोगे वर्डिंग में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखेंगे सेविंग। तो सेविंग हम सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे कि सेविंग क्या है। जो जो देखते जाओ ना, बस लिखते जाओ। सेविंग कितनी करता है वो, जी 2400, आपने लिख दिया 2400 वो सेविंग करता है सालाना, ठीक है। उसके बाद वो उसकी वाइफ का जो है अर्निंग्स कितना है, तो हम लिखेंगे वाइफ, ठीक है। ऑर्नामेंट्स थोड़ा गैप करके लिखते हैं, ऑर्नामेंट्स कितना है बेटा, 2050 रुपीज़, ठीक है। अच्छा रुपीज़ आप लगा लो, मैं रुपीज़ नहीं लगा रही थी, चले रुपीज़ लगा लेते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ज़कात कितनी पे करनी है, तो बच्चों ज़कात की सबसे पहले लिखना होगा रेट ऑफ अमाउंट, या ज़कात यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लिख देना तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलें, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दो अमाउंट आपको गिवन है, एक 24 और एक है ये रहा, मैंने दोनों लिख दिए। अच्छा जी, अब इन दोनों को हम प्लस करके बताएंगे कि इनकी टोटल इनकम कितनी है, उसके ऊपर ज़कात देनी है ना उसको। सिर्फ उसको अपनी ज़कात नहीं देनी कि सिर्फ वो अपनी ज़कात देगा, बीवी की नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों अमाउंट को आप प्लस करके बताओ टोटल उसके पास कितना इनकम है। तो हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट उसके पास कितना है, उन दोनों को प्लस करने के बाद आप बताओगे कि भैया उसको कितना अमाउंट ज़कात का पे करना है। तो बच्चों इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, और प्लस करने के बाद आपके पास आता है, प्लस करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो जी, आता है 4,450 रुपीज़, 4,450 रुपीज़ आती है उसकी कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट इतनी आ रही है। अब इसको इस पैसों पे क्या देनी है, ज़कात देनी है। तो रेट ऑफ ज़कात सबसे पहले लिख लेना बच्चों, रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात कितनी बताई मैंने, 2.5% लिख लो, या चलो 2.5 नहीं लिख रहे तो कोई मसला नहीं है, आप 2.5 यानी कि 2.5 रुपीज़
2.5%। सही। आसान लफ्ज़ों में क्या लिखेंगे? 2 to the 4 4 अपॉन 2 to the 4 और 15 अपॉन 2%। ठीक है। अब परसेंटेज मतलब 100 होती है, सबको पता है, अपाउंड में 100 आ जाता है। अगर हम कहते हैं 2%, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 2%, तो आप लिखते हो 2 अपॉन 100। अगर मैं कहती हूँ 3% तो लिखते हो 3 अपॉन 100। सही है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। और अगर मैं कहती हूँ 20.5, ये मैं ही कहती हूँ 2.5%, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 अपॉन 100। यही बात हुई ना। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप कहोगे 5/2 लिखा हुआ है, मीन्स आपने यहाँ 2.5, एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही बात है। तो ये परसेंटेज का 100 कहाँ आ जाएगा बच्चों? नीचे आएगा। लेकिन सबसे पहले हम बना देते हैं कि कितनी ज़कात उसको पे करनी है। थोड़ा सा समझ लो पहला सवाल, उसके बाद सब आसान हो जाता है। तो ज़कात ड्यू टू, ज़कात सब ऊपर लिखा हुआ होता है बच्चों, मत घबराओ कि वर्डिंग लिखने में परेशानी होती है, सब ऊपर से देख लो। सही है। या ही पेड ज़कात लिख दो, ही पेड ज़कात भी लिख सकते हो। चलो हम लिख देते हैं ज़कात, जो आपकी किताब में जो आपको आसानी है, जो आपके सवाल में डेटा है वही लिख दो, ताकि आपको मसला ना हो। तो कितना हुआ है बच्चों? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? सबसे पहले आप लिखोगे 5/2। परसेंटेज का क्या आ गया बच्चों? 100। टोटल अमाउंट कितना था, कितने पे ज़कात देनी है? जी हाँ, इसको ऊपर लिखेंगे। ये जो आपका अमाउंट है, ये ज़कात का पेएबल अमाउंट है कि आपने ये पे करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब कटिंग का तरीका होगा, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। इतना मुश्किल लग रहा है कटिंग करना, काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, तो बच्चों इसमें कोई घबराना नहीं होता। आपको सबसे पहले कैलकुलेटर निकालें, ऊपर के नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे के नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करें। कटिंग का चक्कर ही रहने दें, क्योंकि आप लोग परेशान होते हो, मिस ये किससे जा रहा है किससे नहीं जा रहा। और एग्ज़ाम में भाई टाइम जो होता है ना वो कम होता है, तो कैलकुलेटर लेकर जाए। क्या आ रहा है? 222250। ओके, आसान तरीका है बच्चों, सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं आप लोग को। 222250। अच्छा जी, 100 टू ज़ा कितना होता है? 200। अब आपने करना क्या होता है, एक ज़ीरो को तो ख़त्म करके आप करते हैं सॉल्व। अच्छा, या इसको मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसको भी डिवाइड करा सकती हूँ, तो मैं डिवाइड करा लेती हूँ। किससे डिवाइड कराना है? 200 से। अगर मैंने ज़ीरो नहीं काटा होता तो मेरे पास आता 11125, यानी कि 111.25 या पॉइंट लगा हुआ था, नज़र नहीं आ रहा होगा बच्चों, लेकिन देख लें। 111.25, यानी कि 11 रुपये 25, 111.25 वो ज़कात पे करेगा। 111, यानी कि 111.25 ये वो देगा ज़कात के। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अ पर्सन, एक शख्स पेड अदा करता है 56 रुपीज़ 50 पैसा एट ज़कात, यानी कि वो क्या अदा करता है? ज़कात अदा कर देता है। कितने रुपए? 56 रुपये 50 पैसे। 56 रुपीज़ 50 पैसा जो है वो ज़कात के अदा कर देता है इन अ ईयर, एक साल में। फाइंड हिज सेविंग। आप आज उसकी जो है आपको सेविंग बतानी है कि वो एक साल में कितने रुपए सेव करता है, क्योंकि आज उसने ज़कात दे दी है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और नोट डाउन कर लो, ट्रिक है छोटी सी। जब लिखा हुआ होता है ना ज़कात कितनी देनी है, इसने तो ज़कात दे दी, पहले वाले क्वेश्चन में था ज़कात कितनी देनी है, तो हमने क्या करा था, फार्मूला हमने लिखा था, याद रखना बच्चों। मैंने लिखा था 100 को नीचे लिखा था, और 2 को भी नीचे लिखा था, 5 को लिखा था ऊपर, यानी कि हमने क्या करा था, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करा था ना बच्चों मैंने, है ना। अब वो ज़कात अदा कर चुका है। ये ज़कात जब देनी होती है कि कितनी ज़कात देगा, फार्मूला ये होता है, ये नंबर नीचे आते हैं, 100 और 2 का आता है नीचे आता है। लेकिन जब ज़कात पे कर चुका होता है, जब ज़कात पे कर चुका होता है, फार्मूला उलट जाता है, क्योंकि ज़कात तो दे दी ना। अब जब ज़कात दे दी और आपने टोटल सेविंग मालूम करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर्स ऊपर आ जाएंगे और 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपका उल्टा हो जाता है, उलट जाता है। तो बच्चों ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती है, याद रखना। आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला जब करते हैं जब आप ज़कात आपको देनी होती है। तो ये कब करते हैं, जब ज़कात आप दे चुके होते हो। तो 5 नीचे आ जाता है, 2 और 100 जो है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये छोटी सी बात है बच्चों, ये याद रखने वाली है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आपके पास जो क्वेश्चन में है वो क्या है बच्चों, उसने ज़कात पे कर दी। कितनी ज़कात पे कर दी, पहले अंडरलाइन कर लो, ज़कात पे करिए 56 रुपीज़। क्वेश्चन में से सब ले जा दो, सब सवाल सब चीज़ें क्वेश्चन में होती है, कुछ मसला नहीं होता बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, ज़कात पे करिए, ज़कात पे
कितनी करी है बेटा? 56 रुपीज़ 50 पैसा। सही है, ठीक है, ये आपने उसे ज़कात दे दी है। अब क्या होता है बच्चों, अब हमने मालूम करना है कि एक साल में उसकी सेविंग क्या थी। मालूम क्या करना है? सेविंग। तो हमें सेविंग तो पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। सेविंग नहीं पता, क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा, रेट ऑफ ज़कात, उसने कितनी रेट के ऊपर ज़कात दी होगी, मतलब उसने जो ज़कात दी है उसकी रेट क्या होगी। तो हम सबको जानते हैं, सब कुछ आप सब अच्छे से जानते हो कि रेट ऑफ ज़कात क्या होती है बच्चों। जी, रेट ऑफ ज़कात क्या होती है? 2 चलें वही वाला बता देते हैं ना, 2.5% या क्या होता है? 5/2%, यही होती है ना रेट ऑफ ज़कात। लिख देना हर क्वेश्चन में ताकि आपको याद रहे। अब वो ज़कात अदा कर चुका है, हमें सेविंग मालूम करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? तो हमें क्या मालूम करनी है बच्चों? सेविंग मालूम करनी है। तो बेटा सेविंग मालूम करनी है तो हम लिखेंगे उसकी सेविंग क्या आती है एक साल में। सेविंग लिखा। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, आपको याद है? हाँ, हमने कहा था जब आपको ज़कात अदा कर चुके होते हो तो फार्मूला क्या बन जाता है। मैं ब्लू से लिखती हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। जब ज़कात हम पे कर चुके होते हो तो नंबर ऑफ़ अमाउंट ये जो है आपका नीचे ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 ऊपर चला जाता है, इसका 100 भी ऊपर आ जाता है, और 5 जो होता है फ्रैक्शन का नीचे आ जाता है, यानी कि उलट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। सही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये हमने क्या करना है, हमने यही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। हमने ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ लिख देना है 2 × 100/5। ओके। अच्छा जी, कितने रुपए में उन्होंने अदा की थी ज़कात? जी हाँ, वो रकम यहीं आएगी हमेशा, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ये आपने यहीं लिख दिया। अब कैलकुलेटर का काम आ जाता है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के 5 से डिवाइड करा दो। कैलकुलेटर है तो बहुत सही है क्योंकि आपकी गलती नहीं हो सकती। 2 × 100 और क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5, 6.50 पैसा, ये हो गया भाई 11.300। ये क्या? 11.300, 11 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं। ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, डिवाइडेड किससे करना है? 5 से डिवाइड कराना है। तो डिवाइड कराते हैं बच्चों, डिवाइड कराते हैं 5 से। आपके पास क्या आ रहा है बच्चों? उसके बाद सेविंग कितनी थी? 2260 रुपीज़ थे, यानी कि उसके पास सेविंग कितनी थी बच्चों? उसके पास सेविंग थी 2260 रुपीज़, उसकी कुल सेविंग थी। और बच्चों ये आपका आंसर है। उसके ऊपर इसने ज़कात पे कर दी है। ज़कात उसने कितनी पे करी है बच्चों? जी, 56 रुपये 50 पैसा उसने ज़कात अदा कर दी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एक शख्स की सालाना आमदनी फ्रॉम सैलरी, यानी कि अपनी सैलरी के ज़रिए से जो उसको सैलरी मिलती है उसको पूरी अगर वो देखता है, टोटल लगाता है, एक साल में उसको कितनी सैलरी मिलती है? 39,145 रुपीज़, यानी कि 39,145 रुपये उसको सैलरी मिलती है पूरे साल। यानी कि पूरे साल वो कितने रुपए लेता है? 39,145 रुपीज़ वो है सैलरी हासिल करता है। और एंड द एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि वो और दूसरी जगह से पैसे हासिल करता है। फॉर एग्जांपल कहीं से भी वो पैसे हासिल करता है, जैसे कि उसे हमने कोई मकान वगैरह दिया हुआ है किराए पे, या कोई और चीज़ जिसकी ज़रिए से उसको और आमदनी आती है, कोई रेंट पे कोई चीज़ दी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो अदर सोर्सेज कोई दूसरे ज़रिए से जो हासिल करता है इनकम, वो है 6,455 रुपीज़, यानी कि 6,455 रुपये हासिल करता है। पहले तो वो सैलरी के ज़रिए हासिल कर रहा था, उसके बाद अदर सोर्सेज जो हैं उसके 6,455 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों आपने, ये तो वो इनकम हासिल करता है एक साल में, 2 जगह से इनकम हासिल करता है, एक तो सैलरी के ज़रिए से, एक अदर सोर्सेज से। अब ये आपने दिमाग में रखना है, आपने ये दोनों चीज़ें डेटा में लिखनी है। तो जो डेटा में लिखनी होती है ना, आप उसको अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने भाई क्या करना है। हमने इनको अंडरलाइन कर लिया है, हमने इसको डेटा में डालना है, ठीक है। ये सब जो डेटा में डालने वाली चीज़ें होती है ना, उसको अंडरलाइन कर लो और फिर डेटा बनाते में बहुत आसानी होती है। अब फाइंड क्या करना है आपको, मालूम क्या करना है, फाइंड हीज़ इनकम टैक्स।
अच्छा जी, इनकम टैक्स फाइंड करना है। इनकम टैक्स क्या होता है बच्चों? इनकम टैक्स एक साल के अंदर जो आप आमदनी हासिल करते हो, जो भी ज़राए से कहीं से भी आपके पास जो पैसे होते हैं, एक साल के अंदर वो तमाम पैसों के ऊपर टैक्स लगता है, हुकूमत को देना पड़ता है बेटा उसमें टैक्स। अच्छा, तमाम वक्तों में, तमाम दौरों में, 1 साल में, 2 साल में चेंज होती रहती है इनकम टैक्स की शरह, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर हवाला दिया गया है तो उस हवाले से ही बताऊँगी, सवाल करना आपको। ये बहुत पुरानी बुक है तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि 40,000 रुपये अगर एक साल में एक इंसान 40,000 रुपये कमाता है। आप बुक देख लें, बुक खोल के अंदर यही लिखा हुआ है आपका डेटा कि एक साल के अंदर अगर इंसान 40,000 रुपये कमाता है तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर वो 40,000 से ज़्यादा कमाता है उस आमदनी पे उसको टैक्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स 40,500 रुपये कमा नहीं 40,000 चलो 41,000 रुपये कमाता है, ये सही है। एक शख्स अगर 40 नहीं बल्कि 40,000 रुपये तो टैक्स देना है ना, हमें 40,000 रुपये तो टैक्स देना है। लेकिन अगर कोई शख्स 41,000 रुपये कमाता है, यानी कि 1,000 ऊपर कमाता है, तो अब उसको 41,000 रुपये टैक्स देना होगा? नहीं, उसको देना पड़ेगा, उसमें से 40,000 माइनस कर लेगा और जो बचेगी ना बच्चों रकम, कितनी बचेगी? 1,000। ये सिर्फ 1,000 के ऊपर टैक्स देगा। उसकी ये जो इनकम आ रही है ना, ये जो बची हुई इनकम है, ये वो इनकम है जो टैक्सेबल इनकम है, यानी कि ये वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। 41,000 रुपये पूरे पे नहीं, सिर्फ 1,000 पे इनकम पे टैक्स लगेगा, यानी कि 40,000 की उसको छूट है, उसको माफ़ी है। अब 40,000 पे कितना % इनकम टैक्स लगेगा ये भी आपको पढ़ के सुना दे। तो बेटा 40,000 के ऊपर आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 40,000 पे कितनी फ़ीसद टैक्स लगेगा? 10%। कितनी % लगेगा बच्चों? 10% टैक्स लगेगा, यानी कि अपने इनकम का 10% उसको देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। ठीक है, सवाल की तरफ दोबारा आते हैं। याद रखना 40,000 आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो 40,000 से अगर उसकी इनकम है, 40,000 से ज़्यादा इनकम है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर वो ये और ये रकम प्लस करके देखता है कि 40,000 से ज़्यादा आती है, जो ज़्यादा वाली रकम है ना, उस पर उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो जाती है ख़त्म। अब सवाल हमने आधा थोड़ा समझा दिया था, रुक गए हम। अच्छा, फाइंड इनकम टैक्स करना। इनकम टैक्स का मतलब समझ में आ गया आपको कि 40% से ज़्यादा है तो उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा, 40,000 से ज़्यादा है। वैन, जब, हीज़ इनकम टैक्स, जबकि वो टैक्स, अच्छा जी, ये 2 बार, हाँ जी, ये लिखा हुआ है हीज़ इनकम टैक्स, वो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हमने गलत लिख दिया था बच्चों, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। वैन हीज़ इनकम, ही हैज़ पेड, वो अपनी इनकम पे कर चुका है, वो अब ज़कात दे चुका है। कितनी? नहीं, 300 रुपीज़ ज़कात दे चुका है। 300 रुपये जबकि वो अपनी इनकम पर ज़कात दे चुका है। वैन ही अदा कर चुका है 300 रुपये, किस लिए? ज़कात के वो 300 रुपये दे चुका है, यानी वो ज़कात दे चुका है बच्चों। और वो क्या कर चुका है? वो 200 रुपये वेल्थ टैक्स के दे चुका है। सेहत का जो एक टैक्स होता है उसका, सॉरी, एक दौलत का भी टैक्स होता है, वो जो है वो दौलत का टैक्स भी दे चुका है 200 रुपये। अब क्या करना है बच्चों? तो वो दौलत का टैक्स भी दे चुका है। अब सबसे पहले तो देखना है उसके टोटल पैसे कितने थे और वो कितने दे चुका है। उसके बाद अगर 40,000 रुपये बचते हैं, मतलब 40,000 से ज़्यादा अमाउंट बचता है, तो उसको देना पड़ेगा, वरना उसको देना नहीं पड़ेगा। लिख कर करवाती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हमने लिखना उसको कहाँ से पैसे मिलते हैं। पहले उसकी है, मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी, सैलरी। तो सैलरी, एनुअल सैलरी लिखना है, चलो एनुअल सैलरी लिख देते हैं। एनुअल सैलरी, तो एनुअल सैलरी बच्चों कितनी होती है उसकी? 39,145। ठीक है, उसके बाद उसकी क्या आती है बच्चों जी? उसके ने अदर सोर्सेस कितने थे बेटा? अमाउंट कितना मिल रहा था अदर सोर्सेज से? 6,455 रुपीज़ ये मिल रहा था। टोटल कितना अमाउंट मिला उसको? टोटल अमाउंट उसने मिला, दोनों को प्लस करके बताते हैं आपको, 45,600 उसको टोटल मिला है, टोटल मिल गया। लेकिन उसके बाद उसने ख़र्चा भी किया है बच्चों। तो बेटा टोटल इनकम आपको पता चल गई। अब उसने क्या क्या ख़र्चा किया है? ज़कात पे करिए, ज़कात क्या करिए? पे करिए। कितनी करिए बच्चों? 200 रुपये।
उसके बाद उसने वेल्थ टैक्स भी दिया है, वेल्थ टैक्स पे किया है कितना 300 रुपये। अच्छा ज़कात 300 है बच्चों, ज़कात 300 है और वेल्थ टैक्स 200 है, तो टोटल प्लस कर लो 500 रुपये उसने खर्चा किया है। सही है। अब क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है, आपकी जो टोटल इनकम है ना इसमें से 500 रुपये पहले निकाल दो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद टोटल अमाउंट कितना है, क्या 40,000 से ज़्यादा है या 40,000 से कम है, ये आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों कि ये जो अमाउंट है ना अभी तक तो 40,000 से ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। 45,600 उसके पास है टोटल अमाउंट, 45,600 रुपीज़ उसके पास टोटल अमाउंट है। लेकिन उसने जब ज़कात अदा कर ली, क्या ज़कात और वेल्थ टैक्स के बाद उसके पास इतने पैसे होते हैं जो 40,000 से ज़्यादा हैं। देखते हैं, माइनस करते हैं। तो बेटा रिमेनिंग इनकम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जो आपके पास टोटल पैसे थे उसमें से उसने क्या करा, 500 रुपये दिए थे। अब 500 रुपये देने के बाद कितने बचते हैं, सिंपल सा हिसाब है, 600 में से 500 निकाल दो तो 100, यानी कि 45,100 रुपीज़ उसके पास बचते हैं। अब क्या ये 40,000 से ज़्यादा है, जी हाँ ये 40,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब है इसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स। कितने रुपए पे चेक करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमने कितने 40,000 रुपये। अब हम तो बेटा एग्जेम्पशन इन इनकम यानी कि छूट दी है उसकी इनकम पे 40,000 रुपये, यानी कि 40,000 पे उसको कुछ इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन 40,000 से ज़्यादा जो पैसे हैं ना उसके ऊपर उसको अदा करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो बेटा आपने क्या करना है, अब सबसे पहले तो ये देखना है जो इसके पैसे हैं, ये वाले ये पैसे जो है इसके ये हैं बच्चों 45,100 और 40,000 निकाल लो भाई, इसमें से जो बच जाएगा उसके ऊपर इसको अपना इनकम टैक्स डालना पड़ेगा। तो ये जो पैसे बचेंगे कितने बचेंगे ज़रा लगाएं। तो बेटा कैलकुलेट किया है तो हमने ये माइनस किया है 40,000 रुपये, तो उसके पास बचते हैं 5,100 रुपये। ये जो 5,100 रुपये बच रहे हैं ना बच्चों, ये वो पैसे हैं जिनके ऊपर इसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना बच रहा है, 5,100 रुपये। 40,000 निकाल लो सिंपल, तो 5,100 रुपये बचे, इसके ऊपर इसको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक है, इस पैसों पे इनकम टैक्स अदा करेगा। कितना परसेंट, इनकम टैक्स की रेट मैंने आपको बताई थी 10%। इनकम टैक्स कितना परसेंट देना पड़ेगा बच्चों, 10%। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कितना है बच्चों जी, 5,100। अच्छा परसेंट ऑफ, मैं यहाँ एक छोटी सी लाइन यहाँ लिख देती हूँ, 10% लिखना था तो मुझे यहाँ ऐसा करते हैं, चलो नीचे लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, परसेंट ऑफ इनकम टैक्स, परसेंट ऑफ इनकम टैक्स कितनी है बच्चों, परसेंट ऑफ इनकम टैक्स 10%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने मालूम करना है बच्चों, इनकम टैक्स मालूम करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स मालूम कर रहे हैं हम, इनकम टैक्स, ठीक है, फाइंड करना है। अब क्या करना है बच्चों, ये आपने लिखना है और आपका 10% है तो 10% मतलब क्या होता है बच्चों, 10/100। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितने पैसों में, 5,100 पे। सही है बच्चों। अच्छा जी, तो कैंसिलेशन कर लो या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो, मर्ज़ी है आपकी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या हम डायरेक्टली इसके 2 ज़ीरो काट देते हैं, ठीक है, नीचे वाले 2 ज़ीरो कट गए। अब 51 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 51 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 510 आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया आपका 510, 510 रुपये वो पे करेगा इनकम टैक्स। कितना अदा करेगा, 510 रुपये वो इनकम टैक्स अदा करेगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। अ पर्सन अर्न, एक शख्स जो है वो हासिल करता है 65,000 ईयरली, एक साल में 65,000 रुपये एक साल में कमाता है फ्रॉम बिज़नेस। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा है आपको समझाने वाली बात है, फ्रॉम बिज़नेस, बिज़नेस के ज़रिए। अच्छा इससे पहले जो हमने बताया था ना क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया नहीं था, सैलरी के ज़रिए कमाता है। जो शख्स सैलरी के ज़रिए इनकम कमाता है, तो अगर वो 40,000 से ज़्यादा कमाता है एक साल में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स सैलरी से हासिल करता है 40,000 से
अबव, 40,000 से मोर देन यानी कि ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा। अगर वो 40,000 से ज़्यादा सैलरी कमाता है तो उसके ऊपर क्या होगा जी, उसको 40,000 से जो ज़्यादा की इनकम होगी ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा जो कमाता है, जो सैलरी के ज़रिए कमाता है, उसकी ज़्यादा वाली इनकम पे उसका टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई शख्स बिज़नेस से कमाता है, किससे कमाता है बच्चों? बिज़नेस से कमाता है, बिज़नेस के ज़रिए कमाता है और कमाता भी है 30,000 से ज़्यादा, 30,000 से ज़्यादा कमाता है। अगर वो मोर देन 30,000 यानी कि 30,000 से ज़्यादा कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम का 10%। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों चीज़ें बहुत अहम है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखो बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप कहोगे मिस यहाँ भी इनकम टैक्स फाइंड करना है और वहाँ पर भी इनकम टैक्स फाइंड करना था, आप लोग क्या करोगे 40,000 से ज़्यादा वाली इनकम पे टैक्स लगा दोगे। नहीं करना ऐसा, आप देख लेना किस ज़रिए से वो आमदनी हासिल कर रहा है। अगर वो बिज़नेस के ज़रिए हासिल करना है तो उसको 30,000 रुपये की छूट होगी, सिर्फ 30,000 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 30,000 से ज़्यादा की इनकम होगी उस पर पे करना पड़ेगा। बात समझ लो बच्चों, अगर वो सैलरी के ज़रिए कमाता है 40,000 से ज़्यादा तो उसको 10% अदा करना पड़ेगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 45,000 कुछ रुपये कमा रहा था, 45,100 रुपये कमा रहा था, तो हमने क्या करा था 40,000 रुपये की माफ़ी हो गई थी, उसको 40,000 रुपये ख़त्म हो गए थे, माइनस कर दिए थे हमने 40,000 रुपये, और जो बच गई थी रकम 5,100 रुपये, इसके ऊपर वो 10% टैक्स दे रहा था। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ये जो शख्स है इसकी जितनी भी इनकम हो रही है बिज़नेस के ज़रिए से हो रही है। अगर बिज़नेस के ज़रिए से हो रही है तो 30,000 रुपये हटा के, 30,000 रुपये हटा के जितने पैसे बचेंगे उसके ऊपर ये 10% क्या देगा? इनकम टैक्स देगा। बात समझ में आ रही है? चलें अब लिख कर बताएंगे, ज़्यादा अच्छी समझ आए तो बेटा लिख कर देखते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले आपको अमाउंट देखना ऊपर परसेंट एयरली इनकम कितनी है बच्चों उसकी बिज़नेस से, फ्रॉम बिज़नेस, तो लिखेंगे एयरली, अच्छा एयरली इनकम फ्रॉम बिज़नेस लिखना ज़रूरी है बच्चों, इनकम फ्रॉम बिज़नेस। तो कितनी है बच्चों इसकी ईयरली इनकम? 65,000 बिज़नेस से, सही है, बिज़नेस से वो 65,000 रुपये कमाता है। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ उसकी जो है, उसकी प्रॉपर्टीज़ से उसको कितने रुपए मिलते हैं? तो यहाँ लिखना है ईयरली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो ये मैं दोबारा नहीं उतारी, ईयरली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से उसको मिलते हैं 32,000, तो लिख भी सकते हैं, चले लिख ही लेते हैं, ईयरली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा, आपको देखना है टोटल अमाउंट इसके पास कितना हुआ, इसका ये टोटल अमाउंट इसके पास कितना हुआ। तो आप सबसे पहले जो उसने हासिल किया 1 साल के अंदर, तो टोटल अमाउंट इन ईयर लिख सकते हो, या सिर्फ टोटल अमाउंट से भी बात चल जाएगी, टोटल अमाउंट, ठीक है। जो जो आपको आसान इंग्लिश लगती है बेटा वही लिख लें, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इन दोनों को करना क्या होता है बच्चों? प्लस करना होता है। तो प्लस करने के बाद हमारे पास बन जाते हैं 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 527 और 369, 97,000 रुपीज़ उसको कुल इनकम हासिल होती है, कुल इनकम उसको हासिल होती है 97,000 रुपीज़। ओके बच्चों, अब वो ख़र्चा क्या करता है बेटा? वो खर्च करता है, कहाँ करता है? वो खर्च करता है यहाँ पर ज़कात पे करता है, तो पे ज़कात लिख दो, ठीक है। तो पेड ज़कात या ज़कात पेड, बच्चों जो इजी लगे, कोई इसमें नंबर नहीं करते। तो ज़कात पेड करता है वो 1,000 रुपीज़, ठीक है। और एक चीज़ और कर रहा था जी हाँ, वेल्थ टैक्स दे रहा था वो, वेल्थ टैक्स पे कर रहा था, दौलत का टैक्स होता है 1,500 रुपये। टोटल मिला के बच्चों कितने हो गए थे? ये 2,500 रुपये ख़र्चा कर रहा है, 2,500 रुपये क्या कर रहा है? ख़र्चा कर रहा है। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब जो इसके पास इनकम है, उस इनकम में से इसको माइनस करेंगे जो खर्चा किया है उसने, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? रिमेनिंग अमाउंट,
रिमेनिंग मीन्स होती है बच जाने वाले पैसे, रिमेनिंग अमाउंट बच जाने वाले पैसे। तो बच जाने वाले पैसे क्या हैं बच्चों, कैसे मिलेंगे? जी हाँ, 97,000 में से माइनस कर दो 2,500, तो बच्चों कितना बचेगा? 2500 निकाल दो, कितना बचेगा? 94,500। जी बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है, 94,500 रुपीज़ बच जाएंगे। सही है। अब क्या करना है जी, एक्सेप्शन ऑफ इनकम, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि वो इनकम जो बिजनेसमैन हासिल करता है उसके ऊपर टैक्स छूट 30,000 रुपये पे होती है, यानी कि 30,000 हटा के जितने पैसे बचेंगे उसके ऊपर इसको अपना इनकम टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों एग्जिबिशन ऑफ इनकम टैक्स, या एग्जेप्शन ऑफ इनकम भी लिख सकते हो। 30,000 रुपये, ये सिर्फ 30,000 निकाल लो और जितने पैसे बचेंगे उसके ऊपर वो क्या पे करेगा जी, इस 30,000 को निकाल लो, जो पैसे बच जाएंगे उसके ऊपर ये क्या पे करेगा, ये पे करेगा इनकम टैक्स। तो जो हमारा टोटल अमाउंट था उसमें से हमने 2,500 रुपीज़ माइनस करा था, तो हमारे पास आया था 94,500 हमारे पास आया था। और हमने बताया था एक्सेप्शन इनकम जो होती है, जो बिजनेसमैन होता है उसके ऊपर 30,000 होती है, यानी कि 30,000 रुपये के छोड़ के उसकी जितनी भी पैसे बचेंगे उसको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगी, पे करना पड़ेगी। तो 94,000 में से 94,500 में से माइनस कर लो 30,000, जितना भी पैसा बचेगा वो टैक्सेबल इनकम होगी। तो अब ये देखें, इनको जल्दी से माइनस करके हम आपको बताते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो बेटा माइनस करने के बाद आ रहा है 64,500, ये इसका टैक्सेबल इनकम है, यानी कि इसके ये जो इनकम बची है इसके ऊपर इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा बच्चों अब बताओ ज़रा, टैक्सेबल इनकम जो होती है उस पर कितनी परसेंटेज जी इनकम टैक्स कितनी परसेंट लगेगा? परसेंट ऑफ इनकम, क्या लिखोगे? परसेंटेज कितनी बच्चों? 10%। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, जगह थोड़ी सी कम है। 10% मतलब क्या होती है? 10/100, इतना अब सबको आता है बच्चों। और टोटल अमाउंट कितना है जिसके ऊपर हमने टैक्स अदा करना है? 64,500। 2 से कट गए, ख़त्म हो गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 64,500। तो ये हो गया, अच्छा 2 ज़ीरो काटने थे, मैंने 1 ज़ीरो काटा है, 2 ज़ीरो कटेंगे बच्चों, 2 ज़ीरो कटेंगे, तो 2 ज़ीरो कट गए। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकलेगा बच्चों? 6,450 रुपीज़, 6,450 रुपये बच्चों ये दे करेगा, ये इनकम टैक्स अदा करेगा। तो क्या लिखना है सर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इनकम टैक्स पे। तो वो कितना अदा करेगा बेटा इनकम टैक्स पे? जी वो करेगा 6,450 रुपीज़। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द रेंट ऑफ अ हाउस, एक घर का किराया इज़ 150 रुपीज़, 150 रुपये। बहुत पुरानी बुक है बच्चों, तो ये आपको नंबर भी इसलिए छोटे दिए जा रहे हैं क्योंकि ये पुरानी भी बुक है, और भी दूसरी चीज़ ये कि बड़े नंबर होंगे तो सॉल्व करने में मुश्किल होगी। तो बता रहे हैं एक घर का किराया 150 रुपये हर महीने, पर मंथ, हर महीने का। फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा बच्चों प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, एक चीज़ आप समझ लो, प्रॉपर्टी टैक्स या कोई सा भी टैक्स हो तो ये ऑनर पे करता है। कौन पे करता है? ऑनर पे करता है। जो किराएदार होते हैं वो पे नहीं करते, जो ऑनर होते हैं जिनका घर होता है, तो ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि 150 रुपये उस शख्स को हर महीने मिलते हैं। आप बताइए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेगा कितना? रेट ऑफ 15%, जबकि उसको 15% के हिसाब से देना है, 15% के हिसाब से उसको टैक्स अदा करना है, लेकिन कितना देना पड़ेगा ये आपको बताना है। और क्योंकि आप सब जानते हो बच्चों टैक्स जो होता है वो एक साल में एक दफ़ा दिया जा रहा है, हर महीने तो टैक्स नहीं दिया जाता ना, तो साल में एक दफ़ा टैक्स दिया जाता है। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन, थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ मंथली दी हुई है और इससे पहले ईयरली आ रहा था या एनुअल आ रहा था तो आसानी थी, लेकिन यहाँ पर मंथ आया हुआ है, एक महीने में, हर महीने वो 150 रुपये लेता है। तो एक साल में कितने रुपए लेता होगा? 150 के हिसाब से किराया अगर लेता है एक मकान मालिक, अगर आप हो तो 150 रुपये पर महीना आप अपने मकान का किराया हासिल कर रहे हो,
तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई करते हो ज़रा जल्दी से, 150 से कितना आता है? अच्छा, ज़बानी तो सब लोग कर लेते हैं, पहले डेटा बनाना चाहिए ना हमें। मंथली रेंट कितना है बच्चों? पहले डेटा बनाते हैं, साथ साथ अच्छा लगेगा। 150 रुपीज़ पर मंथ, या मंथली लिख दें 150 रुपये। अब ईयरली, क्योंकि टैक्स तो एक साल में देना है ना भाई, हर महीने तो टैक्स नहीं देंगे ना। ईयरली रेंट लिख दो, ईयरली अमाउंट लिख दो, जो भी मुनासिब लगे बच्चों, परेशान नहीं होना है। ईयरली रेंट लिख दें, ईयरली अमाउंट ऑफ रेंट लिख दें, कुछ भी लिख दें। ईयरली अमाउंट ऑफ रेंट, ये भी सही रहेगा। चलो ईयरली अमाउंट ऑफ रेंट लिख देते हैं। ईयरली अमाउंट ऑफ रेंट कितना हो गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 150, तो 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 12 ज़ीरो, 12 फाइव ज़ा 60 का 0 1 कैरी, यानी कि हो गया आपका 1800। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 12 ज़ीरो ज़ीरो, 12 फाइव ज़ा 60 का 0 6 कैरी, 12 1 ज़ा 12 और 6 18, हाँ 1800। तो बच्चों 1800 हो गया, एक साल में वो किराया हासिल कर रहा है। एक साल उसकी इनकम कितनी हो गई? 1800 रुपये। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या है? परसेंटेज, द रेट ऑफ परसेंट 15, क्योंकि देखो सब कुछ सवाल में ही है। रेट ऑफ परसेंट 15, ओके। अब क्या मालूम करना है बच्चों आपने? प्रॉपर्टी टैक्स। मैं इसलिए सवाल में से करा रही हूँ, वर्डिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू ऑन हिम, ये पूरा का पूरा उतार लो, कोई मसला नहीं है। ड्यू ऑन हिम, उसको कितना देना पड़ेगा? अच्छा, कहाँ है? 15% मतलब क्या होता है? 15 अपॉन 100। बच्चों ये परसेंट जो होता है वो 100 का होता है, सही है। अच्छा 100 ज़रा सही नहीं लग रहा। और कितने पैसे थे इसके पास? 1800 रुपये में कितना देगा बच्चों? पहले तो 100 से 2 ज़ीरो कट जाते हैं। अब 15 18 का क्या होता है? तो 15 मल्टीप्लाई बाई 18 होता है 270 रुपीज़, ये अदा करेगा। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्लास, उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे बेटा। अपनी दुआ में याद रखें। अगले क्वेश्चंस के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।